Good evening, dear children. Today I brought End of Bipolarity Part 11, and we were discussing the topic India and post-communist countries relation, and we have discussed economic relation also and political relation also. Under political relation, we are discussing the Soviet Union supported India's position on the Kashmir issue in the UN. जब यूनाइटेड नेशन में इंडिया और कश्मीर का इशू डिस्कस हो रहा था तो वहाँ पर सोवियत यूनियन ने इंडिया को सपोर्ट किया. इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग इनटू मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान इन 1971. जब मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स थे इंडिया के, पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही थी, उसमें भी रशिया ने सपोर्ट किया. इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसीज़ इन सम क्रूशियल बट इनडायरेक्ट वेज. जब इंडिया ने भी सोवियत की फॉरेन पॉलिसीज़ को क्रूशियल तरीके से इनडायरेक्ट वे से सपोर्ट किया है. यहीं पर मिलिट्री रिलेशन कैसे हैं? इंडिया इज़ रिसीव मोस्ट ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियन एट अ टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज़ वर विलिंग टू पार्ट विद मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़. इंडिया ने सोवियत यूनियन से मिलिट्री पार्ट उस समय लिए हैं. सोवियत यूनियन ने उस समय मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड किया जब दूसरे जो कंट्रीज़ थी वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी का पार्ट बन रही थी इंडिया की, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, लेकिन सोवियत यूनियन ने इजीली हार्डवेयर प्रोवाइड किए. द सोवियत यूनियन एंटर इनटू वेरियस एग्रीमेंट अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट. ऐसे ही सोवियत यूनियन ने भी इंडिया के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट करे जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने के एग्रीमेंट थे. इन कल्चर, हिंदी, वी ऑलरेडी न्यू दैट हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर वर पॉपुलर इन द सोवियत यूनियन. ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो USSR है, सोवियत कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंडियाज़ एक्टर एंड एक्ट्रेस वर वेरी फेमस एंड देयर मूवीज़ वर शोन देयर वेरी इन नाइस वेज. अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट विजिटेड द USSR. अब बहुत सारे इंडियन राइटर्स और आर्टिस्ट वहाँ पर विज़िट करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है यहाँ पर. नाउ वी विल डिस्कस लेटेस्ट टॉपिक मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफ़गानिस्तान गल्फ वॉर. अब USSR, हम सेंट्रल एशिया के टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट क्राइसिस पढ़ रहे हैं. In Middle East, we will discuss the relationship of Arab countries and different Arab countries. इस डिफरेंट अरब कंट्रीज़ में हम कौन कौन सी मेन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रीज़न है, ट्रबल्ड एरिया है, वो है अरब लैंड्स. वॉर बिटवीन इसराइल एंड द वेरियस अरब स्टेट. अब इसराइल एक वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंट्री है दिस मिडिल ईस्ट में, और इनके हमेशा डिस्प्यूट्स होते रहते हैं अरब के साथ. अब ये कब डिस्प्यूट हुए हैं? 48 से 49 पर, 1956 में, 1967 में, 1973 में, और हाल ही में हमने ये इज़राइल और ईरान का हमने अटैक पढ़ा है, मतलब सुना है. ये भी रीसेंट का इशू है, लेकिन पहले हम ये जो प्रीवियस इशूज़ हैं इनको डिस्कस कर लेंगे. इज़राइल एंड वेरियस अरब स्टेट, 1948-49 इनके बीच में ग्रीन लाइन एग्रीमेंट होता है. और जो ये इज़राइल है, इट इज़ द पार्ट ऑफ पैलेस्टीन जो था वो ब्रिटिश रूल में था. जैसे इंडिया को ऑक्यूपाइड किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने, वैसे ही पैलेस्टाइन को भी ऑक्यूपाइड किया हुआ था. जब इन्होंने पैलेस्टाइन को फ्री करा ड्यूरिंग 1947 में, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टाइन को भी पार्टीशन कर दिया. पैलेस्टाइन भी पार्टी डिवाइड हो गया दो कंट्रीज़ के बीच में. एक था जेविस और एक था अरब स्टेट. जेविस वाला इज़राइल, जेविस जो रिलीजन को फॉलो करते थे वो इज़राइल कंट्री में आए, और दूसरे जो रिमेनिंग कंट्रीज़ थी वो अरब में चली गई. और इन्होंने पार्टीशन इस तरह से किया कि जबकि ज्यूइश जो लोग थे वो कम थे, उनको ज़्यादा लैंड दे दी गई. तो तभी से उनके बीच में डिस्प्यूट है, और यही पॉलिसी रहती है ब्रिटिशर्स की कि दूसरी कंट्रीज़ में, ये हम पढ़ते आए हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यहाँ पर भी इन्होंने यही करा. और अब तब से 1948 में इनके बीच में वॉर होते हैं अरब के बीच में, और सिविल वॉर हो जाती है. और सिविल वॉर इसलिए होती है, इसी वजह से होती है, जब डिवीज़न होता है तो लैंड बहुत ज़्यादा पैलेस्टाइन इज़राइल के पास चली जाती है. और इसी बीच में रिफ्यूज़ी क्राइसिस होते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो इज़राइल नहीं जाना चाहते हैं, और इनके बीच में सिविल वॉर स्टार्ट होती है, और फिर सिविल वॉर एंड होती है UN के इंटरफेरेंस के बाद, और इसे ग्रीन लाइन एग्रीमेंट कहा जाता है. फिर इनकी 1956 में
सुएज क्राइसिस के नाम से डिस्प्यूट होता है इजराइल और अरब के बीच में। अब कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी? इजराइल, ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब 1956 में क्या होता है कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट होते हैं वो सुएज कैनल को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। किसके लिए? इजराइल शिप्स के लिए। और उसके बाद इजराइल अरब वॉर होती है, तो ये भी बड़ी मुश्किल से और यहाँ पर ब्रिटिशर जो होते हैं वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, तो वो इस वजह से इजराइल का साथ देते हैं, तो भी वहाँ पर वॉर होती है। फिर यहाँ पर इजराइल 1977 में अरब इश्यूज़ होते हैं। इजिप्ट क्लोज्ड द स्ट्रेट्स ऑफ तिरान टू ऑल इट्स इजरायली शिपिंग ऑन May 22, 1967। अगेन इजिप्ट जो होता है इजराइल शिपिंग के लिए जो ये स्ट्रेट ऑफ तिरान है यहाँ पर सारे डोर क्लोज कर देता है, और इजराइल इसे कैसे लगता है कि वॉर के तौर पर लेता है। फिर इजराइल यहाँ पर एक सुपीरियर एयर स्ट्राइक कर देता है जो कि ऑपरेशन फोकस होता है जिसका टारगेट, और फिर इसको भी यूएन के ही इंटरफेरेंस से इसको भी एंड किया जाता है। कोई भी इसमें दोनों ही कंट्री को कोई भी जीत और हार नहीं होती, दोनों को ही कॉमन टाई कर दिया जाता है वॉर को। इजराइल अरब वॉर 1973, याम किपुर वॉर। यहाँ पर भी क्या है कि जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट लॉन्च होता है इजिप्ट के थ्रू। इजिप्ट और सीरिया इजराइल पर मिलिट्री कन्फ्लिक्ट इशू कर देते हैं, मतलब कि वॉर स्टार्ट कर देते हैं, और ये भी कब ख़त्म होती है? यूएन के इंटरफेरेंस के बाद ये एंड होती है। तो ये तो था मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ये क्राइसिस चलते आ रहे हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, शॉक थेरेपीज़ के बाद। तो हम ये अगला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।